नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। उम्र 82 साल, पेशा कृषि, कभी वकालत तो कभी छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री रहे। अब आप समझ गए होंगे मैं जिनकी बात कर रहा हूँ। उम्र उनकी 82 साल है, ननकीराम कंवर। इन्हें हाउस अरेस्ट किए जाने की खबर जैसे ही सामने आई, छत्तीसगढ़ के राजनीतिक गलियारों में कुछ अलग किस्म की चर्चा शुरू हो गई। लोग गहराई से समझने की कोशिश कर रहे थे, आखिर ननकीराम कंवर इतने आक्रामक क्यों हो गए। तो जो लोग ननकीराम कंवर जी के स्वभाव को जानते होंगे, उन्हें कुछ भी आश्चर्य नहीं लग रहा होगा। मैं समझ रहा हूँ कि पुलिस वाले तो अरेस्ट करेंगे और अब मेरा विरोध करेंगे ना तो उस पुलिस वाले को लगाऊंगा। अब धरना में बैठा दिए तो अब समझ लो ना, है ना। ये किसी न किसी अधिकारी की ही सोच है कि ननकीराम को रोक कर। अरे ननकीराम को रोकने वाला भी पैदा नहीं हुआ है। मैं धरना में बैठने के लिए आया था और धरना में न बैठे तो मैं धरना में यहीं बैठ जाऊंगा। उसको कौन रोकेगा? जो गलत कर रहे हैं कलेक्टर, उसको ट्रांसफर नहीं करेंगे तो धरना आज नहीं कल भी कर लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। तो अभी आप यहीं रहेंगे? अब जब रोका जा रहा है तब क्या करें? नहीं रोका जा रहा है, हम दरवाजा तोड़ने के लिए लाओ ना, हथौड़ी लाओ ना, हम ताला तोड़ देते। अपनी बातों में अडिग रहने वाले धुन के पक्के ननकीराम कंवर वरिष्ठ आदिवासी नेता हैं। बेहद विषम हालातों में भाजपा के लिए जमीन तैयार करने में उनकी अहम भूमिका रही है। 1977 में वो जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में पहली बार विधायक बने थे, लेकिन मौजूदा हालात में आज उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के इस वयोवृद्ध पुराने नेता को जिन हालातों में हाउस अरेस्ट करना पड़ा है, उस पर चर्चा तो होनी थी। पहले तो कंवर साहब की अलग अलग मांगे थी, बाद में सिर्फ एक मांग रह गई, कोरबा के कलेक्टर अजीत वसंत को हटाया जाए। इससे कम पर वो मानने को तैयार नहीं थे। दावा किया गया कि मुख्यमंत्री से लेकर संगठन के तमाम आला नेताओं ने उनसे बातचीत की और कोशिश की कि किसी तरह उन्हें मना लिया जाए, लेकिन अपने धुन के पक्के ननकीराम कंवर ने जैसा कि पहले तय किया था कि 4 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे वो सीएम हाउस के बाहर धरना देंगे। इसके लिए 3 अक्टूबर की रात को उन्होंने रायपुर के एम्स हॉस्पिटल के समीप गहोई भवन पहुंचकर वहीं रात को विश्राम किया, लेकिन सुबह उन्हें वहां नजरबंद कर लिया गया। इसके बाद पत्रकारों को उन्होंने काफी तीखे बयान दिए। क्योंकि गहोई भवन का गेट बंद था, इसलिए गेट के उस पार स्टूल के ऊपर खड़े होकर वो पत्रकारों से बात करते रहे, जहां उन्होंने साफ तौर पर कोरबा के कलेक्टर पर हिटलरशाही तरीके से प्रशासन चलाने सहित तमाम तरीके के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया भाजपा कार्यकर्ता और पत्रकारों को कोरबा कलेक्टर ने टारगेट किया है। इसमें एक पत्रकार के मकान गिराने, पार्टी कार्यकर्ताओं के राइस मिल और पेट्रोल पंप को सील करने की घटनाएं भी शामिल है। जब बात कोरबा कलेक्टर अजीत वसंत की हो रही है तो यहाँ यह भी गौर करना चाहिए, कुछ समय पहले इन्हीं कलेक्टर अजीत वसंत ने कोरबा से ही कई बार विधायक बने और पिछली भूपेश बघेल सरकार में कद्दावर मंत्री रहे जय सिंह अग्रवाल को उनकी एक फेसबुक पोस्ट के लिए नोटिस भेज दिया था। कलेक्टर का कहना था कि जय सिंह अग्रवाल ने जो पोस्ट की है उससे प्रशासन की छवि खराब हो रही है। अब जब कलेक्टर साहब प्रशासन की छवि की चिंता कर ही रहे हैं तो विस्तार से ये भी समझ लिया जाए। आज जब ननकीराम कंवर उन्हें हटाने की मांग कर रहे हैं तो उससे पहले उन्होंने जो 14 सूत्री मांगे रखी थी, उन 14 मांगों में से कुछ प्रमुख मांगों पर भी गौर कर लिया जाए। इन मांगों में से एक मांग यह है कि कलेक्टर की पत्नी को अवैध भुगतान किया गया। दावा किया गया कि डॉक्टर रूपल ठाकुर को डीएमएफ निधि से चिकित्सक पद पर वेतन कार्य न करने के बावजूद हर महीने लाखों का भुगतान हुआ, इस पर कार्रवाई की जाए। इसके अलावा फर्जी मुआवजा प्रकरण को लेकर ननकीराम कंवर की मांग थी कि मालगांव रलिया में 152 लोगों को बिना जमीन के उन्हें फर्जी मुआवजा दिया गया। जब जांच हुई तो उसके बावजूद उनसे वसूली नहीं की गई। डीएमएफ की करोड़ों की राशि मुआवजे के रूप में बांटी गई। निजी लाभ के लिए बाल्को कंपनी से मिलीभगत की गई। कारगिल योद्धा प्रेमचंद पांडे को धमकी और फर्जी मामले में फंसाने का प्रयास किया गया। पुलिस ने उनके विरुद्ध दबाव में कार्रवाई की। मदनपुर में कलेक्टर की पत्नी के वाहन को बिना टोल टैक्स रोके जाने पर 2 स्थानीय युवकों को जेल भिजवाया गया। कोरबा जिले की 40,000 महिलाओं से अरबों की ठगी का मामला दबाया गया। समिति के विरुद्ध एफआईआर दर्ज किया गया। इस मामले में साफ तौर पर प्रशासनिक संरक्षण प्रदान किया गया। वरिष्ठ पत्रकार रमेश राठौर के मकान को बारिश से तोड़वाया गया, जबकि बाकी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसा करना नए सिद्धांतों के खिलाफ है। रजगालार पंचायत में भेदभावपूर्ण कार्रवाई की गई। अवैध कब्जा करने वाले तो 3000 लोग थे। 50 सालों से कब्जा था।
लेकिन अवैध कब्जे के विरुद्ध जब एक व्यक्ति पर कार्रवाई होगी तो जाहिर तौर पर प्रश्न तो उठेंगे। आज छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर जब हाउस अरेस्ट किए गए हैं तो जाहिर तौर पर यहाँ कांग्रेस भला कहाँ चुप रहने वाली थी। कांग्रेस की ओर से भी सरकार के विरुद्ध तीखे हमले शुरू हो गए। ननकीराम कंवर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता है और आदिवासी नेता है। अगर इस तरह से वरिष्ठ नेता एक आदिवासी नेता की बात नहीं सुनी जा रही है सरकार में और संगठन में, उनकी उपेक्षा हो रही है, तो फिर आम जनता का क्या हालत हो सकता है आप कल्पना कर सकते हैं। ननकीराम कंवर जी का आज जो आप स्वभाव देख रहे हैं वो शुरू से वैसा ही स्वभाव रहा है। 2011 की एक घटना मैं आपको याद दिलाऊं। भिलाई के सुपेला थाने में कुछ महिलाओं को फर्जी और झूठे मामले में सिर्फ इसलिए आरोपी बनाया गया था क्योंकि वो शराब भट्टी का विरोध कर रही थी। जब मैंने उन महिलाओं की मदद करने की कोशिश की तो एक स्थानीय महिला नेत्री के दबाव में मेरे विरुद्ध भी उस सूची में नाम दर्ज कर लिया गया। जब मैंने इसकी शिकायत उस समय के गृह मंत्री ननकीराम कंवर से की तो मुझे लगा कि वो हो सकता है आईजी या डीजीपी से बात करेंगे, लेकिन उन्होंने सीधे उस समय के थाने के प्रभारी श्याम सुंदर शर्मा को फोन लगाकर मेरे सामने बुरी तरह धमकाया और ये बताया कि तुम शराब ठेकेदारों से मिले हुए हो, बेकसूर महिला और पत्रकार को झूठा मुकदमा तुमने दर्ज किया है। ये मेरी जिंदगी का वो अनुभव था जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। ननकीराम कंवर जी के बारे में कुछ घटनाएं और याद आती है। उन्होंने राशन की चोरी करने वाली ट्रक का खुद मंत्री रहते पीछा किया था, गाड़ियां रुकवाई थी। उन घटनाओं को बरसों बदल गए हैं, लेकिन ननकीराम कंवर जी का लगता नहीं कि अभी कोई स्वभाव बदला है। आम कार्यकर्ताओं के लिए एक बार फिर वो सड़कों पर निकले हैं अपने पुराने अक्खड़ और दबंग मिजाज के साथ। रुकते देखते हैं अरे हम ले लेंगे इसको आप खोलवा दीजिए, इसको आप खोलवा दीजिए भैया। अरे चोट लग जाएगा, आप ही को बोल रहा हूँ। नहीं अरेस्ट गेट खोलवाइए अभी। कहाँ पर है एसडीएम साहब? क्या हो गया? गेट खोलवाइए, ऐसे अनुशासन चिंता ठीक नहीं करेंगे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। गहराई से समझने वाली बात यह भी है, ननकीराम कंवर के लिए ये कोई पहला मौका नहीं है। इसके पहले उन्होंने पीसीसीएफ चीफ वी श्रीनिवास के विरुद्ध भी गंभीर आरोप लगाते हुए साफ तौर पर इस बात की मांग की कि बीते साल नवंबर दिसंबर में वन रक्षकों के 1600 से ज्यादा पदों की जो भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी और उसमें भाग लेने वाले उन 1600 से ज्यादा अभ्यर्थियों की शारीरिक नापझोंक का टेंडर 240 रुपए प्रति अभ्यर्थी की दर से हैदराबाद की जिस कंपनी को दिया गया उसके विरुद्ध पीसीसीएफ चीफ वी श्रीनिवास ने कोई कार्रवाई नहीं की। हैदराबाद की जिस कंपनी को दिया गया था उस कंपनी ने मशीनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया और सही काम नहीं करने के बावजूद उसे 10 करोड़ का भुगतान कर दिया गया। इसके लिए वी श्रीनिवास पीसीसीएफ चीफ जवाबदार हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। कार्रवाई की मांग को लेकर पुराने दिग्गज वकील रहे ननकीराम कंवर ने अपने पत्र केंद्र सरकार को लिखे। केंद्र सरकार की ओर से निर्देश जारी हो गया, लेकिन पीसीसीएफ चीफ वी श्रीनिवास के विरुद्ध आज की तारीख तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। गौर करने वाली बात यह है कि वी श्रीनिवास पुराने वन मंत्री मोहम्मद अकबर के बेहद खासम खास रहे। इतने खासम खास रहे कि उन्होंने कैंपा फंड से बिलासपुर की लूथरा शरीफ मस्जिद के बाहर उद्यान का निर्माण करवाया। मरवाई के मटिया डांड में भी वहां मस्जिद और दरगाह के लिए कैंपा फंड से इन्हीं वी श्रीनिवास ने काम करवाया। ननकीराम कंवर का यह कहना था कि पीसीसीएफ चीफ तो पुरानी सरकार के करीबी अधिकारी थे, तो मौजूदा सरकार में भी किस तरह से वो काम कर रहे हैं इस पर सरकार कार्रवाई करे। कुल मिलाकर ननकीराम कंवर लगातार सरकार के विरुद्ध जिस तरह से मोर्चा खोले हुए हैं, जाहिर तौर पर राजनीति को समझने वाले अच्छी तरह से समझते हैं कि ऐसे में सत्ता और संगठन के लिए कितने विषम हालात रहे होंगे। लेकिन ननकीराम कंवर तो अपने धुन के पक्के हैं। उम्र 82 साल है, वयोवृद्ध हैं, आदिवासी नेता हैं। तमाम हालातों पर सत्ता और संगठन की बारीक निगाह लगी हुई है, हमारी भी निगाह लगी हुई है। अंदर खाने की कुछ बातें हम गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका खुलासा हम आने वाले वीडियो में जरूर करेंगे। हमारा मानना है राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं, इसलिए अच्छे लोग राजनीति में आए, समाज और देश का भला करें। कुछ अच्छे और योग्य लोग राजनीति को अपना करियर बना सकते हैं। चूंकि राजनीति को इतना बदनाम कर दिया गया है, इसलिए देखा गया है कि ज़्यादातर
पढ़े लिखे और योग्य लोग राजनीति में आने से बचते हैं, लेकिन बदले हुए हालात में मेरा देश बदल रहा है। अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। तो फिलहाल आज के अंक के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह कि चैनल को देखें, लाइक करें, प्यार दें, प्यार बांटें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।